मार्च 2026 केस पूरे परिदृश्य को देखते हुए मतलब एक पल के लिए ये सोचना भी हैरान करता है कि देश की पूरी व्यवस्था कितनी तेजी से बदल रही है। बिल्कुल, बहुत तेजी से। हाँ, मतलब एक सुबह खबर आती है कि 20 साल पुरानी एक विशाल कल्याणकारी योजना जिसने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया था, वो रातों रात इतिहास बन गई है। सही बात है। और दूसरी तरफ भारतीय सेना और जो हमारे तकनीकी दिग्गज हैं, वो विदेशी तकनीक पर निर्भरता खत्म करने के लिए अपना खुद का, जिसे हम कहते हैं डिजिटल ब्रेन या माइक्रो प्रोसेसर बना रहे हैं। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। एकदम। तो ये सिर्फ कुछ नीतियां बदलने जैसा नहीं है। आज हमारे सामने मार्च 2026 की इंडियन एक्सप्रेस 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची है, और हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण में इसे सिर्फ नामों की गिनती के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इसे एक पॉलिसी ब्लूप्रिंट की तरह देखना चाहिए। एग्जैक्टली, एक पॉलिसी ब्लूप्रिंट। हमारा मिशन है आज अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीक और कानून से जुड़े लगभग 19 सबसे अहम विषयों के डॉट्स को जोड़ना। ये समझना कि ये देश मतलब अपने बुनियादी डीएनए को कैसे रिकोड कर रहा है। और देखिए, इस ब्लूप्रिंट में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि हम किसी एक विचारधारा या राजनीतिक चश्मे से इसका विश्लेषण नहीं कर सकते। हाँ, वो तो है। हमारा काम सिर्फ ये देखना है कि स्रोत सामग्री के अनुसार ये नीतियां काम कैसे कर रही हैं, मतलब इनका मैकेनिज्म क्या है और जमीन पर इनका अंतिम असर क्या हो रहा है। राइट। क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर ढांचागत बदलाव होते हैं ना, तो हर फैसला एक दूसरे से गहराई से जुड़ा होता है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से किसी भी राष्ट्र का मतलब अस्तित्व तय होता है, हमारी सीमाएं और वैश्विक स्तर पर हमारी स्थिति। बिल्कुल, सबसे अहम मुद्दा। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, वो कैसे? देखिए, पश्चिमी एशिया में गहराता संघर्ष और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने का संकट एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो किया है वो सिर्फ कच्चे तेल की खरीदारी नहीं है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कच्चे तेल के आयात को करीब 40 अलग अलग देशों तक फैला दिया है। हाँ, और देखिए, इस डाइवर्सिफिकेशन के पीछे का जो अर्थशास्त्र है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बताइए। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल उसी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होके गुजरता है। तो जब आप अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मतलब किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर रखते हैं, तो वहां की एक छोटी सी चिंगारी भी आपकी पूरी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकती है। एकदम सही। तो 40 देशों से तेल मंगाना एक तरह का भू राजनीतिक बीमा है। जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस में सप्लाई चेन पूरी तरह टूट भी जाती है तो भारत के कारखाने और परिवहन व्यवस्था एक झटके में नहीं रुकेंगे। ये जोखिम को बांटने की बहुत ही मतलब शानदार रणनीति है। जोखिम बांटने की बात तो ठीक है, लेकिन जब हम अपनी सीमाओं पर हार्ड पावर के इस्तेमाल की बात करते हैं ना, तो रणनीति कुछ अलग ही दिखती है। आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन मैं यहाँ स्रोत सामग्री से एक विरोधाभास की ओर ध्यान खींचना चाहता हूँ। कैसा विरोधाभास? देखिए, रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी सिर्फ रोका गया है, मतलब इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है। हाँ, सही कहा। और साथ ही इसके पार्ट 2 या 3 की चेतावनी भी दी गई है। तो सवाल ये है कि क्या हम जानबूझकर कूटनीतिक रूप से एक टिकिंग टाइम बॉम्ब नहीं बना रहे हैं? ये एक नजरिया हो सकता है। मतलब एक स्थायी तनाव को जिंदा रखना लंबे समय में नुकसानदेह नहीं होगा। देखिए, सतह से देखने पर ये एक अंतहीन तनाव लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे सक्रिय डिटेरेंस या प्रोएक्टिव डिटेरेंस के सिद्धांत से समझें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। प्रोएक्टिव डिटेरेंस मतलब निवारण? हाँ, डिटेरेंस का मतलब सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं होता। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है विरोधी के दिमाग में ये बात बैठाना कि किसी भी आक्रामक कदम की कीमत बहुत भारी होगी। मनोवैज्ञानिक दबाव। बिल्कुल। ऑपरेशन को रोकने और खत्म करने के बीच का जो ये तकनीकी अंतर है ना, वही डिटेरेंस की असली ताकत है। ये सामने वाले को हर वक्त याद दिलाता है कि जवाबी कार्रवाई का विकल्प हमेशा खुला है। सही बात है। पाते हैं। और ये सिर्फ सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है ना? सीमाओं पर हम बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक संसाधनों का भी रणनीतिक इस्तेमाल देख रहे हैं। हाँ, अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। एग्जैक्टली। मुख्यमंत्री पेमा खांडू जिस तरह एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रहे हैं, वो भी उसी डिटरेंस का हिस्सा है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है
वो है नदियों के पानी का इस्तेमाल। सिंधु जल संधि वाला मामला। हाँ, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले साल सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद अब नई पनबिजली परियोजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बहुत बड़ा शिफ्ट है और ये शिफ्ट इसलिए बड़ा है क्योंकि यहाँ पानी को सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन की तरह नहीं देखा जा रहा है। तो फिर किस तरह देखा जा रहा है? इसे एक कूटनीतिक लीवरेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब जब आप संधि को स्थगित करके अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग करने के लिए पनबिजली परियोजनाएं बनाते हैं, तो आप अपने भौगोलिक लाभ को रणनीतिक लाभ में बदल रहे होते हैं। बिल्कुल। और इन सब के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति को देखिए। हाँ, वो तो एक अलग ही लेवल पर चल रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% दंडात्मक टैरिफ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जयशंकर ईरान के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाए हुए हैं ताकि लाल सागर और आसपास के क्षेत्रों में भारतीय कमर्शियल जहाज सुरक्षित रहें। सही कहा। टैरिफ वॉर के बीच भी व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना, ये एक बहुत ही जटिल संतुलन है। तो जब बाहरी मोर्चों पर इस तरह का कड़ा रुख अपनाया जा रहा हो, तो ये स्वाभाविक है कि देश के भीतर भी सॉवरेनिटी और सुरक्षा के नियम बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे। और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पे जो डेडलाइन सेट की गई हैं, वो बहुत आक्रामक है। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। हाँ, और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का जो बस्तर ऑपरेशंस है, वो इसी का जमीनी रूप है। जहां 520 से ज्यादा माओवादी मारे गए हैं और करीब 2700 ने सरेंडर किया है। देखिए, इन आंकड़ों के पीछे की कार्यप्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है। तो इसमें और क्या शामिल है? राज्य अब सुरक्षा और विकास के वैक्यूम को, मतलब उस खालीपन को एक साथ भर रहा है। सुरक्षा कैंप स्थापित करने के साथ साथ उनके 10 किलोमीटर के दायरे में विकास योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। मतलब बुनियादी सुविधाएं। हाँ, जब आप उस वैक्यूम को खत्म कर देते हैं जहां से विद्रोह पनपता है, तो आप सिर्फ विद्रोहियों को नहीं हरा रहे होते, आप पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे होते हैं। लेकिन जब हम व्यवस्था के इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे बड़े बदलाव संवैधानिक और कानूनी ढांचे में हो रहे हैं। वो तो साफ दिख रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालतों में सरकार की विवादित लेकिन महत्वपूर्ण नीतियों के सबसे बड़े रक्षक नजर आते हैं, चाहे वो वक्फ एक्ट हो या सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन। लेकिन जो एक बिल सबसे बड़े ढांचागत बदलाव का संकेत दे रहा है, वो है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ये पूरे देश की राजनीतिक बायोलॉजिकल क्लॉक को जबरदस्ती रीसेट करने जैसा लगता है। मतलब क्या इतने बड़े और विविधता वाले देश में हर स्तर के चुनाव को एक साथ सिंक करना लॉजिस्टिक रूप से एक दुष्वप्न नहीं है? देखिए, लॉजिस्टिक्स के नज़रिए से ये यकीनन एक बहुत बड़ी चुनौती है। लाखों ईवीएम, सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रशासनिक तालमेल, ये सब एक साथ करना एक मेहनत टास्क है। बिल्कुल, बहुत भारी काम है। लेकिन इसके पीछे का तर्क शासन की निरंतरता से जुड़ा है। जब देश हर साल हर महीने मतलब किसी न किसी राज्य के चुनाव में उलझा रहता है, तो आदर्श आचार संहिता के कारण सारे नीतिगत फैसले रुक जाते हैं। हाँ, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है। तो इस क्लॉक को रीसेट करने का मुख्य उद्देश्य शासन को चुनावी चक्र के दबाव से बाहर निकालकर विकास कार्यों को एक निर्बाध गति देना है। शासन की गति अपनी जगह है, लेकिन इन ढांचागत बदलावों के कारण संस्थाओं के बीच जो घर्षण पैदा हो रहा है, मतलब जो फ्रिक्शन है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप न्यायपालिका की बात कर रहे हैं? हाँ, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का तनाव इस वक्त अपने चरम पर दिख रहा है। सीजीआई सूर्यकांत के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कई अहम फैसले ले रहा है, लेकिन कॉलेजियम के भीतर भी दरारें स्पष्ट हैं, जैसे जस्टिस बीवी नागरत्ना का असहमति वाला नोट जो पारदर्शिता की मांग करता है। सही कहा, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन यहाँ एक घटना है जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक अध्याय था। हाँ, वो काफी चर्चा में रहा था। सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद सरकार ने न सिर्फ उस किताब को वापस लिया, बल्कि उन विशेषज्ञों को भी भविष्य के किसी भी सरकारी काम से बैन कर दिया। ये एक सख्त कदम था। मैं इसे सिर्फ सीमाओं का पुनर्निर्धारण मानने को तैयार नहीं हूं। अकादमिक विशेषज्ञों को पूरी तरह से बैन कर देना, क्या ये न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा के नाम पर एक तरह का संस्थागत प्रतिशोध नहीं है?
देखिए, इस घटना को लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच शक्ति के संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर की जटिलता के रूप में देखा जाना चाहिए। कैसे? स्रोत सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट है कि जब एक संस्था, इस मामले में न्यायपालिका, अपनी गरिमा और सार्वजनिक धारणा को लेकर सख्त आपत्ति जताती है, तो कार्यपालिका को एक बहुत ही संकीर्ण रास्ते पर चलना पड़ता है। मतलब एक टाइट रोप वॉक है। बिल्कुल। विशेषज्ञों को बैन करने का कदम ये दिखाता है कि सरकार दो बड़े संस्थानों के बीच किसी भी सीधे टकराव को टालने के लिए कितनी आक्रामक रूप से डैमेज कंट्रोल कर रही है। राइट। ये सही है या गलत, ये एक अलग बहस है, लेकिन ये घटना दर्शाती है कि भारत के संस्थागत ढांचे में इस वक्त मतलब कितनी संवेदनशीलता है। और जब इस तरह का संस्थागत घर्षण होता है तो उसका सीधा असर शासन की जमीनी हकीकत पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो हुआ है वो किसी भूकंप से कम नहीं है। आप मनरेगा के रद्द होने की बात कर रहे हैं? हाँ, 20 साल पुराने मनरेगा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नया कानून लागू किया है, वीबीजी रामजी एक्ट 2025। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। एग्जैक्टली। मैं यहाँ थोड़ा संशय में हूँ। मतलब 20 साल पुराने एक इतने बड़े सेफ्टी नेट को उखाड़ फेंकना, क्या ये महज एक राजनीतिक रीब्रांडिंग है? जमीनी स्तर पर एक मजदूर के लिए क्या बदल रहा है? देखिए, ये सिर्फ रीब्रांडिंग नहीं है, ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के पूरे नजरिए में एक गहरा ढांचागत बदलाव है। वो कैसे? मतलब मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म को समझते हैं। पुराना मनरेगा मॉडल जो था वो मुख्य रूप से अकुशल श्रम और न्यूनतम मजदूरी के जरिए एक तात्कालिक सुरक्षा जाल देने पर केंद्रित था। हाँ, गड्ढे खोदो और पैसे लो वाली बात। कुछ वैसा ही, लेकिन नया एक्ट सिर्फ रोजगार की गारंटी नहीं देता, बल्कि ये आजीविका मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके। इसका मतलब है कि फोकस अब सिर्फ श्रम करवाने पर नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति, जिसे एसेट क्रिएशन कहते हैं, और कौशल विकास यानी अपस्किलिंग पर है। मतलब मजदूर को कुछ नया सिखाना। हाँ, ये ग्रामीण मजदूर को सिर्फ एक लाभार्थी से निकालकर उसे एक उत्पादक इकाई में बदलने का मतलब एक बहुत बड़ा प्रयास है। और शायद इसी उत्पादक इकाई को मुख्यधारा के वित्तीय सिस्टम से जोड़ने के लिए ही कोबी का निर्माण किया गया। कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है। मतलब 1,10,000 से ज्यादा क्रेडिट सोसाइटियों को एक ही डिजिटल छतरी के नीचे लाया जा रहा है। इसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड, ये मुझे ग्रामीण भारत के लिए एक गेम चेंजर लगता है। और ये गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि ये पारंपरिक बैंकिंग की जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं ना, उनको खत्म कर देता है। जैसे कि कागजी कार्रवाई। बिल्कुल। पहले एक गांव के किसान को फॉर्मल क्रेडिट यानी औपचारिक ऋण लेने के लिए भारी कागजी कार्रवाई और शहर के बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल काम था। अब सहकार सारथी के जरिए गांव की वही छोटी सी क्रेडिट सोसाइटी एक हाईटेक फिनटेक हब की तरह काम कर रही है। वाओ, एक फिनटेक हब गांव के स्तर पर। हाँ, ये बॉटम अप यानी जमीनी स्तर से शुरू होने वाला एक विशाल आर्थिक सुधार है जो ग्रामीण और एमएसएमई सेक्टर को सीधे मतलब फॉर्मल इकोनॉमी में खींच रहा है। और बॉटम अप रिफॉर्म्स के साथ साथ टॉप डाउन रिफॉर्म्स भी उसी गति से चल रहे हैं। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने सिर्फ 2.5 महीने के रिकॉर्ड समय में जीएसटी 2.0 का खाका तैयार कर दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव मेरी नज़र में आया वो है खाद्य पदार्थों के लिए 0% और 5% के स्लैब का निर्धारण। देखिए, इस स्लैब के पीछे का जो तर्क है वो बहुत स्पष्ट है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने लंबे समय से इसकी वकालत की थी। इसका फायदा क्या होगा जमीन पर? जब आप खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को 0 या 5% पर लाते हैं, तो आप दरअसल अनुपालन यानी कंप्लायंस के घर्षण को 0 कर रहे होते हैं। ओके, मतलब टैक्स भरने की झंझट कम। बिल्कुल। इससे किसान का उत्पाद बिना किसी कर संबंधी बाधा के बहुत तेजी से सुपरमार्केट के शेल्फ तक पहुंचता है। ये पूरी सप्लाई चेन को तेज और पारदर्शी बनाता है। और सप्लाई चेन सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बन रही है ना?
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूके और यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी एफटीए को तेजी से अंतिम रूप दिया है। और ये तब हो रहा है जब अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर का साया मंडरा रहा है। ये एक स्पष्ट रणनीति है कि अगर एक बड़ा बाजार बंद होता है तो आपके पास दूसरे बड़े बाजारों के दरवाजे पहले से खुले हों। बिल्कुल, और इसे ही अर्थव्यवस्था की रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, राइट। आप घरेलू स्तर पर नए कानून लाकर और नियमों को सरल बनाकर अपनी बुनियाद मजबूत करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए एफटीए के जरिए अपने उत्पादों के लिए स्थायी बाजार सुनिश्चित कर रहे हैं। करना मतलब ये एक बात है, लेकिन भविष्य की महाशक्ति बनने के लिए जो असली लड़ाई है वो अगली पीढ़ी की तकनीक पर नियंत्रण की है। बिल्कुल, फ्यूचर टेक सबसे अहम है। और यहाँ से भारत की कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब हम सिर्फ विदेशी तकनीक के उपभोक्ता बने रहने से इनकार कर रहे हैं। हाँ, अब हम निर्माता बन रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का नेतृत्व करना और टाटा ग्रुप का असम में 27,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना, ये हार्डवेयर संप्रभुता की दिशा में मतलब एक बहुत बड़ा कदम है। और इन कदमों की अहमियत तब समझ में आती है जब आप इनके पीछे की तकनीक को गहराई से देखते हैं। जैसे कि आईआईटी मद्रास का प्रोजेक्ट। बिल्कुल, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी के नेतृत्व में सिर्फ चिप्स असेंबल नहीं हो रहे हैं। हमने स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। विक्रम, वाओ! और इससे भी बड़ी बात है शक्ति माइक्रो प्रोसेसर का स्पेस हार्डन वर्जन तैयार करना। एक सेकंड, इस स्पेस हार्डन वर्जन का असल मतलब क्या है? मतलब ये आम चिप से कैसे अलग है? देखिए, स्पेस हार्डन होने का मतलब है कि ये माइक्रो प्रोसेसर अंतरिक्ष में मौजूद उच्च विकिरण यानी हाई रेडिएशन और अत्यधिक तापमान को झेल सकता है। ओहो, मतलब स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए। हाँ, सामान्य चिप्स अंतरिक्ष में जाते ही काम करना बंद कर देते हैं। इसका रॉकेट और सैटेलाइट में इस्तेमाल होना ये सुनिश्चित करता है कि हमारी स्पेस और डिफेंस तकनीक किसी बाहरी देश के चिप्स पर मतलब निर्भर नहीं है। ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है। बिल्कुल, और उनका अगला लक्ष्य 2028 तक 7 नैनोमीटर का चिप बनाना है, जो हमें ग्लोबल सेमीकंडक्टर रेस में सबसे आगे खड़ा कर देगा। अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूं तो यह स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर भारत का खुद का डिजिटल डीएनए बनाने जैसा है ना? एकदम सही एनालॉजी है। निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करके अपने सिस्टम का मतलब अपना खुद का दिमाग बना रहे हैं। और ये दिमाग अकेले काम नहीं करेगा। अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक बड़ी तस्वीर में जोड़ें तो एक पूरा इकोसिस्टम उभर कर आता है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ रिलायंस और अडानी ग्रुप एआई डेटा सेंटर्स में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं, जो ग्रीन एनर्जी से चलेंगे। हाँ, ग्रीन एनर्जी का पुश तो है। दूसरी तरफ आप अपने खुद के माइक्रो प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये विकसित भारत 2047 के भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सोचा समझा खाका है। और मैन्युफैक्चरिंग के जो आंकड़े हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि ये खाका जमीन पर उतर रहा है। बिल्कुल उतर रहा है। एप्पल इंडिया के विराट भाटिया के नेतृत्व में 2025 में $23 बिलियन के आईफोन का निर्यात हुआ है। मतलब ये सोचना अद्भुत है कि आज दुनिया का हर चौथा आईफोन भारत में बन रहा है। और देखिए, ये सिर्फ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं है। टाटा भारत में C295 सैन्य एयरक्राफ्ट और एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और इस बड़े स्तर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन की भी जरूरत होती है। हाँ, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन नियमों को दी गई मंजूरी बहुत अहम हो जाती है। स्टारलिंक जैसी कंपनियों के लिए रास्ता खुलना। जी, स्टारलिंक जैसी कंपनियों के लिए रास्ता खुलने से भारत के सबसे दूर दराज के इलाके भी हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, जो सप्लाई चेन को ट्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए भी एक बड़ा शिफ्ट दिखा जा रहा है। आप पीएम सूर्य घर योजना की बात कर रहे हैं? करेक्ट। हाँ, प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 25 लाख घरों को सोलर पैनल से जोड़ा जा चुका है। ये सिर्फ मुफ्त बिजली नहीं है, ये ग्रिड पर से दबाव कम करने का एक बहुत बड़ा तरीका है।
बिल्कुल। और इसी दिशा में सर्बानंद सोनोवाल ग्रीन शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों को, मतलब इनलैंड वाटरवेज को नया रूप दे रहे हैं। ताकि परिवहन में कार्बन उत्सर्जन कम हो और लागत भी घटे, है ना? सही कहा। जब आप इन सभी क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर प्लांट, स्पेस, हार्डन माइक्रोप्रोसेसर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सोलर एनर्जी और ग्रीन शिपिंग, इन सबको एक साथ देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि नीतियां अलग अलग साइलोज में काम नहीं कर रही हैं। हर मंत्रालय और हर क्षेत्र एक दूसरे की मतलब पूरक भूमिका निभा रहा है। मतलब सब कुछ एक ही बड़े प्लान का हिस्सा है। हाँ, भारत खुद को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के एक ऐसे अपरिहार्य केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक होगा। तो आज के इस लंबी और गहन चर्चा से जो निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो ये है कि 2026 का ये भारत सिर्फ किसी रूटीन बदलाव के दौर से नहीं गुजर रहा है। ये अपने आप को पूरी तरह से रिकोड कर रहा है। बिल्कुल, एक पूरा का पूरा सिस्टम रीबूट हो रहा है। 20 साल पुराने मनरेगा को हटाकर एक संपत्ति आधारित वीबीजी रामजी एक्ट लाना, वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए पूरे राजनीतिक चक्र को बदलना, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सीमाओं का आक्रामक पुनर्निर्धारण, हाँ, सिंधु जल संधि पर सख्त रुख और विदेशी निर्भरता खत्म करने के लिए अपना खुद का डिजिटल डीएनए तैयार करना, ये सब मतलब एक ही बड़ी रणनीति के अलग अलग हिस्से हैं। ये एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर है जो अपनी आंतरिक कमजोरियों को खत्म करके तकनीक और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भविष्य की किसी भी वैश्विक चुनौती के लिए खुद को बुलेट प्रूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को बुलेट प्रूफ बनाने की कोशिश में एक सवाल ऐसा है जो हमें सोचना चाहिए। वो क्या? देखिए, जब एक देश अपने आर्थिक, डिजिटल और संवैधानिक नियमों को इतनी तेजी से फिर से लिख रहा हो, तो वो एक तरह के ट्रांजिशन से गुजरता है, मतलब एक संक्रमण काल। हाँ, वो फेज काफी नाजुक होता है। तो ये विचार करने योग्य है श्रोताओं के लिए भी कि जब पश्चिमी एशिया का गहराता संकट या अमेरिका की अस्थिर टैरिफ नीतियां जैसी वैश्विक आर्थिक सुनामी इन ताजा और अभी बन ही रहे घरेलू सुधारों से टकराएंगी, तो क्या होगा? तो क्या हमारा ये नया सिस्टम उस झटके को बिना टूटे सह पाएगा, या फिर हमें इस पूरी व्यवस्था को एक और रिबूट देने की आवश्यकता होगी? इस गहरे सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत ही वाजिब सवाल है। इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी और महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों में।